everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स अस। ये आवर पास्ट जो हमारा बुक है, आवर पास्ट, ये क्लास 6 का हिस्ट्री है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये सारे क्लासेस मैं आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। एक कंप्लीट सीरीज में बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने एक सीक्वेंशियल मैनर में एक रूटीन तैयार किया है। उस रूटीन के हिसाब से मैं वीडियो डालता जाऊंगा। आपको वीडियो 1 से देखना है, 1 से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कंप्लीट एक आपको पैकेज मिल जाएगा, कंप्लीट सिविल सर्विसेज की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मेरी 3 सीरीज हैं इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत के द्वारा। जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसको मैंने वीडियो में कवर किया है, पीडीएफ भी दे दिया है मैंने, ताकि आप वीडियो देख के आप उसको रिवाइज भी कर सको। ऐसे ही मैंने इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, इसको भी मैंने कवर किया हुआ है। साथ में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की, मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं, इसको इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कहते हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की। इन तीनों की सीरीज मैंने तैयार कर रखी है, पीडीएफ भी दे रखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप ढूंढ के देख सकते हो। साथ में मैंने एक 20 दिन का प्लान भी बताया है, प्लान बना के आपको एक सीरीज मैंने वहाँ पे दी है, मेरे प्लेलिस्ट में देखना। इसमें मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया है। 20 दिन का मैंने रूटीन वाइज आपको, जो पहला वीडियो होगा उसमें रूटीन कैसे पढ़ना है, क्या कुछ मैंने बताया है, पीडीएफ के बारे में भी मैंने बताया, उसको आप देख लेना। आपका 20 दिन के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपका कवर हो जाएगा। अब मैं क्या है, अब सीक्वेंशियल वे में वीडियो बनाता चलूंगा और आपको वो मिलता चलेगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब क्लास को शुरू करते हैं। मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बस आपको सुनना है, कुछ नोट वोट नहीं करना है। नोट के लिए लास्ट में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो भी बुक कवर करूंगा उसका पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, चलते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम मैंने बताया था, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स अस। तो ये जो आवर पास्ट हमारी किताब है, ये किताब ऐसी है जिसमें मतलब कहीं ना कहीं भूमिका बनाई जाती है। एक स्टूडेंट की सोच के साथ ये स्टार्ट होता है, उसको कंडीशन में डाला जाता है। इस चैप्टर में स्टार्ट होता है एक मैरी है, मेरी छोटी सी बच्ची है। आप जब एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो उसका पिक्चर भी लगाया गया है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो लाइब्रेरी में पहुंची है। लाइब्रेरी में जब वो घूम रही है तो उसने बहुत सारे स्पेशल बुक्स जो कि डिफरेंट रिलीजन्स पे हैं, उस वाले पर्टिकुलर रूम में वो चली जाती है। वहाँ पे देखती है काफ़ी पुराने बुक्स वहाँ पे उसको दिखते हैं। तभी उसको एक टीचर मिलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है ना, ये किताब है, कुछ पर्टिकुलर किताब है, बोलते हैं ये सेट ऑफ वेदाज है, वेदाज के सेट हैं ये। ठीक है, मेरी अचंभित हो जाती है और यही से कहानी हमारी शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि हमें वेदा के बारे में पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये भूमिका बनाया जाता है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो वेदा है क्या, वेदास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ये क्या है, वेदास कहूँ मैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट बुक की श्रृंखला में एक बुक ये भी आते हैं, वेदास। वर्ल्ड में पुरानी किताबों में, सबसे पुरानी किताबों में एक है वेदा हमारा। उनमें भी हमारे वेद तो 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पूछा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सीक्वेंस भी यही है। इनको अगर पुराने की बात करें, सबसे पुराना ऋग्वेद है, सामवेद उसके बाद का है, उसके बाद फिर यजुर्वेद आता है, सबसे लास्ट में अथर्ववेद आता है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखो, ये 6ठी क्लास का किताब है, यहाँ पे डिटेल में ऋग्वेद के बारे में बताया तो नहीं जाएगा, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सामवेद के बारे में भी पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। देखिए, 6ठी क्लास के हैं, तो जब आप फर्दर आपको मैं वीडियोस बनाता रहूँगा तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बेसिक जान रहे हो, उसके बाद फर्दर नॉलेज भी आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सीक्वेंस भी है। इनकी अगर बात करें ओल्डनेस के बारे में, सबसे पुराना ऋग्वेद है, इनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेदा यहाँ पे लिखा भी है, इज द ऋग्वेदा। इसका माना जाता है कि आज अगर 2020 या 21 जो भी है,
आज से अगर 3500 साल पहले जाओगे तब ये ऋग्वेदा उस समय ये बुक हुआ करता था। 3500 साल पहले, आज से मतलब मोटा मोटी 1500 BC के आसपास, 1500 BC कह सकते हैं या फिर आज से 3500 साल पहले, ठीक है। एंड इसमें है क्या, बातें क्या है इसमें ऋग्वेदा में? तो ऋग्वेदा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हिम्स, थाउजेंड्स ऑफ हिम्स है इसमें, मोर देन 1000 हिम्स है, हिम्स जिनको सूक्त कहते हैं, हिम्स को ही सूक्त कहते हैं। सूक्त को आप कह सकते हैं वेल सेड, वेल सेड इज सूक्त, हिम को ही आप वेल सेड कहोगे, हिम को ही सूक्ता कहा जाता है, और सूक्ता का मतलब होता है वेल सेड, बहुत अच्छे से कुछ कहना इज कॉल्ड वेल सेड, ठीक है। एंड ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी? तो ये सारे जो सूक्त थे या फिर हिम्स थे, ये गॉड्स के प्रेज में थे, उनके तारीफ में, गॉड एंड गॉडेस के तारीफ में ये सब लिखे गए हैं। हिम्स जो है, सूक्ता जो है, वेल सेड जो है, गॉड और गॉडेस के तारीफ में लिखे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, तो गॉड कौन कौन थे उस समय? अग्नि, अग्नि एक गॉड थे जिनको गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। इंद्र, इंद्र एक वॉरियर गॉड, आज भी आप जानते हो, देखा होगा आपने रामायण वगैरह, आपने महाभारत देखा हो, उन सब में इंद्र वगैरह को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इंद्र एक वॉरियर गॉड थे, लड़ाका गॉड थे, लड़ते थे, इनका काम ही था लड़ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सोम, सोम भी एक गॉड थे जो कि एक प्लांट फॉर्म में हुआ करते थे। और इन सब को बेसिकली सेजेस जो थे उस समय के, ऋषि जो थे, वो सब इनके तारीफ में ये ऋग्वेद वगैरह में लिखा गया था। इन्हें ना, इन सेजेस ने, इन ऋषियों ने, इन जो पर्टिकुलर वेदांत है इनका इनको लिखा इन्होंने ही है, इन सेजेस ने, पुराने जो ऋषि रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको गॉड बताया, अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र वॉरियर गॉड, और सोम एक प्लांट गॉड थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो प्रीस्ट हुआ करते थे उस समय के, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे इन सब के बारे में, जो ऋग्वेदा वगैरह था, इनको स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था प्रीस्ट के द्वारा। उस समय के जो पुजारी होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को बिट बाय बिट, पूरा उनको पढ़ाया जाता था बिट बाय बिट, ठीक है, विद ग्रेट केयर। ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो ये देखिए, ऋग्वेदा एक्चुअली संस्कृत में है, लेकिन वो ऐसा संस्कृत नहीं जो आज के डेट में मिलता है, ये ओल्ड संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत जिसको कहते हैं, ये डिफरेंट है। आज का जो संस्कृत है वो उससे ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, अलग है, डिफरेंट है, वैदिक संस्कृत है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक्चुअली अब बात करते हैं हम संस्कृत और कुछ अदर लैंग्वेजेस की। इनकी फैमिली होती है, इनकी फैमिली होती है, कुछ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया बात? पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस मिलके फैमिली बनाते हैं। तो संस्कृत जो है, संस्कृत किस फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन, याद रखना, ये आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। संस्कृत बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ विच फैमिली, आपसे पूछा जा सकता है। तो वहां पे आपको आंसर लगाना है, इंडो यूरोपियन फैमिली का ही संस्कृत पार्ट है, ठीक है। और असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब एशियन लैंग्वेजेस हैं, ये सब एशियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये सब एशियन लैंग्वेजेस हैं। एशियन लैंग्वेजेस कुछ और भी है, पर्शियन, ठीक है, पर्शियन, यूरोपियन, पर्शियन, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और स्पेनिश, ये सब अपना इंडो यूरोपियन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, साथ में संस्कृत, ये सब इंडो यूरोपियन। असमी, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, ये सब एशियन लैंग्वेजेस है, पर्शियन भी एशियन है, ठीक है। और इनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखी जाती है, जैसे कि मात्र, मात्र एक संस्कृत वर्ड है, माँ एक हिंदी वर्ड है, और मदर एक इंग्लिश वर्ड है। तो कहीं ना कहीं देखो, एम से सारे शुरू में, मात्र, माँ, मदर, ये सब मिलते जुलते वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली से। कुछ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम जो लैंग्वेजेस है, ये भी किसी फैमिली से बिलोंग करती है। उस फैमिली का नाम है द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली। अब वो एरिया को भी द्रविडियन एरिया कहते हैं, नीचे वाले पेनिनसुलर रीजन को, याद होगा आपको, इंडिया को क्या जो ये पार्ट है नीचे वाला, इसको द्रविडियन एरिया भी कहते हैं।
और यहाँ पे लैंग्वेजेस फेमस है तमिल। तमिल कहाँ पे फेमस है? तमिल है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्रा में, कन्नड़ा कर्नाटक में, मलयालम केरला में। ये सब द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेज हैं। झारखंड की जो लैंग्वेज है या फिर कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया की, उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से का पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ये लैंग्वेजेज जो है, जो झारखंड और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया की जो लैंग्वेजेज हैं, उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का पार्ट कहा जाता है। तो देखो कितने सारे आपको मिल गए फैमिली: इंडो यूरोपियन फैमिली, एशियन लैंग्वेजेज, यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेजेज हैं, उनको तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। झारखंड की में जो बोली बोली जाती है, साथ में जो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में कुछ बोली बोली जाती है, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली याद रखने वाली बातें, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, यूरोपियन, इंडो यूरोपियन और इंडो तिब्बतो बर्मन, सॉरी, इसके अलावा द्रविडियन फैमिली। ये सब फैमिलीज हैं। फैमिली किसे कहते हैं? लैंग्वेज की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जहां मिलके एक पर्टिकुलर फैमिली बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड। तो ये क्या है, ऋग्वेदा की जब भी बात होती है तो इसको पढ़ा नहीं जाता था। एक्चुअली क्या होता था, ऋग्वेदा को रिसाइट या फिर हर्ड किया जाता था। मान लो मुझे जानकारी है ऋग्वेदा के बारे में, तो मैं अपने साथी फेलो को रिसाइट कराऊंगा, खुद भी याद करूंगा, उसको सुनाऊंगा भी। तो ऐसे इसको इससे नॉलेज लिया जाता था। इसको ऐसे इसको पढ़ा नहीं जाता था जनरली। मतलब ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। तो क्या था, पहले से ये लिखित नहीं था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को बाद में कंपाइल किया गया है, प्रिंट किया गया है लेस देन 200 ईयर्स एगो। आज 200 साल पहले, लगभग 1800 ईस्वी में इसको कंपाइल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंपोज किया गया, इसको प्रिंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि हमारे जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने ऋग्वेदा को पढ़ा कैसे? हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। यहाँ पे अब ये बात आ गई। तो सम ऑफ द हिम्स, जो कुछ हिम्स हैं कुछ ऋग्वेदा की, जैसे कि एक हिम है जिसमें विश्वामित्र बात कर रहे होते दो नदियों से, ब्यास और सतलज से। ये उस समय की गॉडेस मानी जाती थी। ब्यास और सतलज जो थी, ये उस समय की गॉडेस नदियां मानी जाती थी। इनकी तारीख में ये डायलॉग इनसे बात करते हैं, इनको कई सारा नाम देते हैं। डिटेल में तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, इतना जरूरी नहीं है, बस ये जानो विश्वामित्र बात कर रहे होते हैं। तो कैसे हिस्टोरियन बेसिकली पता कर रहे होते हैं? तो हिस्टोरियन बेसिकली पता करते हैं जब ये इनको मिलता है, इनके मतलब लिखित में ये मिला हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिकली चर्चा की जा रही है। विश्वामित्र जो है वो बात कर रहे होते हैं ब्यास और सतलज नदी से, गॉडेस से। उसको पढ़ के हिस्टोरियंस पता लगाते हैं ऋग्वेदा के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये पढ़ रहे होते हैं हिस्टोरियंस, तो उनको पता चलता है कि ओह माय गॉड, उस समय ब्यास और सतलज नदी की चर्चा है। यानी कि उस समय के लोग जो हुआ करते थे ऋग्वैदिक पीरियड के, वो लोग नदियों के किनारे रहते होंगे। देखो एक बात निकल के आई, हिस्टोरियंस क्या है ना, डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वो हर चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें ये चर्चा हुई है, इसका मतलब उस समय के लोग रिवर के पास रहते होंगे। बिकॉज एक मिला उनको, एक पेपर मिला जिसमें विश्वामित्र की बातें लिखी गई। विश्वामित्र बात कर रहे हैं ब्यास और सतलज नदी से। तो देखो डिटेक्टिव की तरह इन्होंने पता लगा लिया कि हाँ भाई, हो सकता है उस समय लोग जो है रिवर के आसपास रहते होंगे। और उसमें हॉर्सेस की भी बात की गई है। इस पार्टिकुलर जो विश्वामित्र और इन दो रिवर के बीच में चर्चा हुई है, उसमें इन्होंने कहा है कि आप जो दोनों नदियां हैं वो हॉर्सेस की तरह हैं, फ्लो करती हैं हॉर्सेस की तरह। तो इसका मतलब उस समय की सोसाइटी में हॉर्सेस फेमस हुआ होते होंगे, काऊ फेमस हुआ होते होंगे। तो ऐसे पता करते हैं ये लोग कि मतलब जैसे क्या क्या बात हुई, उसके हिसाब से पता करने का तरीका ये। Next, Indus and its other tributaries and Saraswati are also named in hymns. Ganga and Yamuna are named only once. तो देखो important है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा और यमुना बस एक बार चर्चा हुआ है उस समय के हिम्स में, जो ऋग्वेदा के हिम में जो मतलब, तो उसमें 1000 से भी ज्यादा जो हिम है, उसमें मात्र एक बार गंगा और यमुना की चर्चा हुई है। अगर बात करें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी की, जो कि चेनाब, सतलज, ब्यास, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, उनकी चर्चाएं कई बार हुई है। सरस्वती नदी, ये देखो आपसे पूछा जा सकता है ये किस पीरियड की नदी थी? तो ये एक सेक्रेड नदी थी। और कब की पीरियड की थी? तो ऋग्वैदिक पीरियड की थी। ऋग्वेदा में इसका चर्चा मिलता है सरस्वती नदी का। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
बड़ा ही सिंपल है, बट आप ध्यान से नहीं सुनते और मिस कर देते हो, रिवाइज नहीं करते, इससे प्रॉब्लम होती है। पीडीएफ जरूर लेना, पीडीएफ लेके आप रिवाइज कर सकते हो। मेरा एक्सप्लेनेशन काफी क्लियर रहेगा। बाकी आपको थोड़ा सा मेहनत चाहिए, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, साथ में सरस्वती, इनका कई बार जिक्र किया गया है हिम्स में, ठीक है। लेकिन गंगा और यमुना की बात करें तो मात्र एक बार इनका चर्चा मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ऋग्वैदिक पीरियड में ना कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स काफी फेमस थे, बिकॉज इनकी जो चर्चा है हिम्स में काफी बार मिली है। देखो यहाँ पे मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, ठीक है। कई सारे प्रेयर जो हैं ऋग्वेदा में वो कैटल के लिए है। जानवर उस समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जानवरों के लिए ही लड़ाई होती थी, ठीक है। एंड चिल्ड्रंस स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, इन सब के लिए बैटल्स हुआ करता था, इन सब चीजों के लिए बैटल्स हुआ करता था, ठीक है। किसके लिए? कैटल के लिए, ताकि कैटल को कैप्चर किया जा सके। बैटल इसलिए भी होता था ताकि लैंड कब्जा किया जा सके। लैंड इसलिए कब्जा किया जाना जरूरी था ताकि वहां पे जो चारा था, पास्चर था। अब कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी उस समय की, चारा तो चाहिए उनको, कैटल चारे पे जिएगी तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो लैंड के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। एंड बार्ले, वाटर के लिए भी लड़ाई होती थी, और समटाइम्स कैप्चर करने के लिए, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी उस समय, ठीक है। तो मोटा मोटी 100 बात की एक बात मैं कहूँ तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स की खूब चर्चाएं मिलती हैं, खूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जब लड़ाइयाँ होती थी उसमें धन ये लोग जीतते थे, उन धन का जो धन ये जीतते थे, वेल्थ, उसको कुछ धन लीडर को दे दिया जाता था, उस समय लीडर हुआ करते थे। कुछ धन उसमें से प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह होता था, उनको देते थे, रेस्ट जनता में बांट दिया जाता था। परफॉर्मेंस ऑफ यजना, ये फेमस है ऋग्वैदिक पीरियड में। यज्ञ या फिर यजना, यज्ञ को ही अगर हिंदी में कहूँ तो ये यज्ञ हो गया, इसी को इंग्लिश में यजना कहा जाता है। तो यज्ञ या यजना काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, उसमें सैक्रिफाइसेस दिया जाता था, ठीक है, सैक्रिफाइसेस दिया जाता था। फायर में ऑफरिंग दी जाती थी। आज की डेट में भी जैसे आप यज्ञ कराते हो तो ऐसा एक कुंड बना के, अग्नि कुंड, उसमें आप घी डालते हो, ग्रेन डालते हो, कुछ कई जगह तो कई बार ऋग्वैदिक पीरियड में एनिमल्स को भी इसमें डाला जाता था। इसको ऑफरिंग या फिर सैक्रिफाइस कहा जाता है। तो यज्ञ काफी फेमस हुआ करता था ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये जो वार होती थी ना, वो वार उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे। मोस्ट मेन टू पार्ट इन दीज वार्स। एंड हालांकि उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। आज के डेट में जैसे आर्मी है ना, वैसी रेगुलर आर्मी उस समय नहीं हुआ करती थी। तो आम आदमी जो वार होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे वो लोग। और डिसीजन कहाँ से आता था? क्योंकि वैसे किंग नहीं हुआ करते थे, लेकिन डिसीजन आता था, असेंबली हुआ करती थी। असेंबली जैसे ग्रुप ऑफ पीपल बन के असेंबली बनाया और वो लोग ही डिसीजन लेते थे। तो असेंबली लीडर्स, ये सब लोग होते थे जो डिसीजन मेकर थे। ये लोग डिसीजन देते थे कि भाई वार अब लड़ना जरूरी है, इनसे वार होना है, ऐसे स्ट्रेटेजी होगी, ये होगी, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती थी। और इसी में ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स भी हुआ करते थे। ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स भी हुआ करते थे इस पीरियड में। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। कैसे पीपल को डिस्क्राइब किया जाता है, किसको क्या कहते थे? प्रीस्ट जो हुआ करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। प्रीस्ट को ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। पंडित पुजारी जो भी कहो, ब्राह्मण लेकिन उस समय कहा जाता था ब्राह्मण, ठीक है। प्रीस्ट को ब्राह्मण, याद रखना। ये लोग क्या करते थे? ये लोग रिचुअल्स कराते थे। राजा हुआ करते थे। राजा कौन लोग थे? डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी। उस समय के राजा जो हुआ करते थे ना, बाद के राजाओं के जैसे नहीं हुआ करते थे। उस समय के राजा के पास अपना कैपिटल सिटी नहीं हुआ करता था, अपना पैलेस नहीं हुआ करता था, अपना आर्मी नहीं हुआ करता था। नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ही वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। लेकिन बाद के जो राजा हुए, आपको पता है, बाद के राजा जो हुए उन लोगों के पास ये सारी चीजें थी। उनका खुद का कैपिटल सिटी था, उनका पैलेस था, उनकी आर्मी थी, वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। लेकिन ये पुराने वाले जो राजा थे ऋग्वैदिक पीरियड के, उनके पास ये सब सारी ट्रेडिशनल चीजें नहीं हुआ करती थी। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। जो बाद के जो राजा होते थे उनमें आपको पता है सन
राजा मरा तो उसका लड़का राजा बन जाएगा। लेकिन उस समय के जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे। उस समय के राजा के बच्चे अगर योग्य हैं तभी सक्सीड करेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली सक्सेशन का कोई मतलब नहीं था। अगर अयोग्य है तो क्या वो राजा बन जाएगा? नहीं बनता। योग्य पुरुष ही राजा बनता था। इसका मतलब हेरिडिटी सिस्टम नहीं था। इसका मतलब कि राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा। अगर वो कैपेबल है तो बन सकता है, अलग बात है, बट जरूरी नहीं है कि वो कैपेबल ही, गारंटी नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अब वर्ड्स और पीपल की बात है। जना, जना मतलब लोग, ठीक है। विश, विश, जना, विश, पुरु, ये सब लोगों का जिक्र है, ठीक है। जना ये सब आम जनता से रिलेटेड है। विश, पुरु, जना, विश, ठीक है। या फिर भारता, भारत जो जना था, और विश, भारत जो जना था, जना को ही विश भी कहते थे। भारत जो जना था, विश था, और कुछ यदु जना था, विश था, एंड सो ऑन करके ऐसे लोगों का समूह हुआ। भारत, भारत जो जना था उसी के नाम पे बाद में भारत हमारी कंट्री का नाम भी पड़ा, ठीक है। ये एक समूह था, एक लोगों का ग्रुप था जिनको भारत समूह या फिर जना या फिर विश कहते थे, ठीक है। तो बेसिकली फेमस ये वर्ड अगर बात करें उस समय किस वर्ड से बुलाया जाता था लोगों को, तो ग्रुप ऑफ लोगों को जना कहा जाता था, विश कहा जाता था, पुरु कहा जाता था। सेम ही वर्ड है ये सारी चीजें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारता जना या फिर विश उसी को कह सकते हो, यदु जना या फिर विश उसी को कह सकते हो, ठीक है। ऐसे करके ये सब चीजें हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीपुल हु कंपोज द हिम्स, जो लोग हिम्स कंपोज किया करते थे उनको आर्या कहते थे, आर्या। तो ये जो पीरियड था उस समय आर्यंस हुआ करते थे, आर्यंस। जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे उनको क्या कहा जाता था? आर्यंस। और आर्यंस का मतलब क्या है? आर्या का मतलब क्या है? वैसे लोग जो कि हिम्स को कंपोज करते थे उनको आर्या कहा जाता था। एंड देयर ओपोनेंट्स दासा, और जो लोग हिम्स वगैरह कंपोज नहीं कर सकते थे उनको दासा या फिर दासियुस कहा जाता था। आज की डेट में दास का मतलब नौकर समझा जाता है, उस समय दास का मतलब नौकर नहीं, वैसे लोग जो हिम्स कंपोज नहीं कर सकते थे, ठीक है। या फिर दास जो थे वो सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते थे, एंड डिफरेंट लैंग्वेज बात करते थे, संस्कृत वो नहीं बोल सकते थे। उस समय का जो स्लेव था वो कैप्चर किया जाता था वार में, उसको प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता था। उस समय भी स्लेव सिस्टम था, देख लो, काफी पुराने समय भी स्लेव सिस्टम था। वैसे लोग जो वार में कैप्चर किए जाते थे उनको स्लेव कहा जाता था, उनको प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता था, उनसे कोई भी काम करा लो, इस टाइप का सिस्टम उस समय भी हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी तक हमने बुक्स की बात कर ली, बुक्स की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे ब्यूरियल्स की। ब्यूरियल मतलब क्या होता है? जो गड्ढा खोद के जो बंदा मर जाता है उसको ब्यूरी करते हैं, उसमें दफनाने, तो दफनाने वाला जो सिस्टम उसको ब्यूरियल कहते हैं, ठीक है। तो ब्यूरियल्स मिले हैं उस समय काल के दौरान, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, तो इन ब्यूरियल की चर्चा करने से पहले ये जरूरी है कि आप ये पिक्चर देखो। ये पिक्चर देखो, ये ब्यूरियल का पिक्चर है। इसमें देखो, इसको ध्यान से देखो आप, ठीक है। इसमें देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे बॉडी रखी जाती थी, यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। और एक और चीज देखो, ये जो स्टोन है, स्टोन बोल्डर्स हैं, स्टोन्स जो हैं, इन्हीं को मेगालिथ कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा, अभी डोंट वरी, आप पिक्चर देखो। इनको स्टोन्स देखो कैसे, कितने अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं, कितने अच्छे तरीके से अरेंज है। देखो एक सर्कल में अरेंज है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद भी ये देखो छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े इधर। फिर इसके बाद देखो ये एकदम से देखो स्क्वायर में, ये देखो स्क्वायर तो नहीं, आयताकार शेप में, ये देखो, है ना। ये एक होल देखो, होल, ये देखो होल भी दिया गया है। आपको कई सारी चीजें यहाँ पे देखो, इस होल से एंट्री किया जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, दिख रहा है। तो ये सब, ये ब्यूरियल, काफी सारे ब्यूरियल पाए गए हैं, काफी एरिया में पाए गए हैं। इनको मैं अभी आपको पिक्चर से दिखा दिया। अब हम इसके बारे में डिटेल में जाते हैं, ठीक है। पिक्चर आपने देख लिया, अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, चलो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइलेंट सेंटिनल्स। सेंटिनल का मतलब क्या है? सेंटिनल का मतलब होता है पहरेदार, पहरेदार।
साइलेंट, शांत पहरेदार। इसका मतलब ये ब्यूरियल की जो बात हुई है ना, उसमें जो है बोल्डर्स हैं, इनको ये लोग कह रहे हैं कि ये साइलेंट सेंटिनल्स है। ऐसा था ना, यहाँ पे होल था, ठीक है, इसको अरेंज किया गया था, फिर ऐसे ऐसे करके शेप में भी पत्थर थे, है ना, चारों तरफ। एनीवे, तो ऐसा था। तो ये बेसिकली इन पत्थरों को, मेगालिथ्स को ही ये लोग साइलेंट सेंटिनल्स कह रहे हैं। इस बुक में कहा गया द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ, इस पत्थरों को, इन पत्थरों को, बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहा गया। ये स्टोन बोल्डर्स भी कहते हैं, स्टोन बोल्डर्स, ठीक है, ये स्टोन बोल्डर्स भी कहते हैं, इन्हीं को मेगालिथ्स या फिर बिग स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये केयरफुली अरेंज किए गए थे, आपने पिक्चर में देखा, टू मार्क द ब्यूरियल साइट। ये ब्यूरियल साइट है, इसको मार्क करने के लिए काफी केयरफुली ये अरेंज किए गए थे, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज किए गए थे। ये जो प्रैक्टिस हुआ करता था, ये आज से 3000 साल पुराना प्रैक्टिस था। ये आज से 3000 साल पुराना प्रैक्टिस था, ठीक है। ये काफी फेमस था। अगर बात करें हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो डेक्कन एरिया में, जो ये वाला पार्ट है हमारा डेक्कन, नीचे है साउथ इंडिया, डेक्कन इंडिया, ठीक है, ये दोनों साउथ और डेक्कन इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में भी जो ये वाला रीजन है हमारा, ऐसा जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ भी फेमस था। इसके अलावा कश्मीर में, ये वाले पार्ट में भी, जो भारत का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ये फेमस था, है ना। ये सब पार्ट में ये सब फेमस था, ठीक है। अब आपको मैप में भी दिखाई देता हूँ मैं आपको, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे, सॉरी, ये हमारा डेक्कन पार्ट हो गया, डेक्कन, ये वाला रीजन पूरा ये डेक्कन है, साउथ इंडिया, डेक्कन, ये सब हो गया, ठीक है। इमाम गांव, इसका भी चर्चा आएगा, अभी देखना। ब्रह्मगिरी, इसका भी चर्चा आएगा, ठीक है। ये सब जगह में काफी फेमस हुआ करता था मेगालिथ्स, या फिर जो ब्यूरियल, जो स्टोन बोल्डर्स वगैरह वाला जो सिस्टम था, जो ब्यूरियल वाला सिस्टम था, यहाँ पे था। इस एरिया में भी था ये, कश्मीर का जो रीजन है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट का जो ये रीजन है, यहाँ पे भी ये काफी फेमस था, ठीक है, काफी फेमस था ये। तो मैप में आपने देखा, आगे बढ़ेंगे। इनमें से जो कुछ मेगालिथ्स थे वो सरफेस पे थे, सरफेस में मतलब ऊपर ही थे मेगालिथ्स। कुछ थे अंडरग्राउंड भी थे। कुछ के चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में स्टोन बोल्डर्स बनाया गया था, ठीक है। एंड कुछ के तो कुछ के पास एक सिंगल लार्ज स्टोन भी रख दिया गया था। कहने का मतलब, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, उस पिक्चर में चारों तरफ स्टोन बोल्डर्स थे, ऐसे ऐसे, है ना, चारों तरफ थे। और कुछ ऐसे भी ब्यूरियल्स थे जिनके अगल बगल में बस एक रख दिया ऐसा पत्थर, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके ये पार्टिकुलर ब्यूरियल है, इसमें हमारी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा एक तरीका था इनका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन सारे जो ब्यूरियल के साइट्स थे, इन सारे ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स देखे गए हैं, कुछ कॉमन फीचर्स देखे गए हैं। उन कॉमन फीचर्स में से कुछ इस प्रकार से है कि डेड बॉडी जो है वो ब्यूरी किया गया है विद द डिस्टिंक्टिंग पॉट्स। मतलब कि वो जो पर्टिकुलर ब्यूरियल है ना, उसमें डेड बॉडी के साथ एक पॉट भी, कुछ एक पॉट, 2 पॉट, 4 पॉट, कुछ पॉट्स रखे गए हैं, जिनको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मेगालिथ्स के दौरान, के पीरियड के दौरान किस तरीके के बर्तन उनके मेगालिथ्स में डाले जाते थे, ब्यूरियल के साथ रखे जाते थे, बॉडी के साथ रखे जाते थे। तो ब्लैक एंड रेड वियर, याद रखना, ब्लैक एंड रेड वियर, ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स भी रखे जाते थे, आयरन के होते थे वो टूल्स। एक चीज और देखो यहाँ पे, आयरन आपने नहीं सुना होगा हड़प्पन पीरियड में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन फेमस नहीं था, लेकिन इस पीरियड में आयरन की खोज हो गई थी, आयरन काफी प्रचलन में था। तो इन सारे ब्यूरियल्स में ना आयरन के कई सारे वेपन्स भी पाए गए हैं, जैसे कि डैगर, जैसे कि और भी तलवार वगैरह, ये सब, ठीक है, पाए गए हैं। चलो मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। पहले ये जान लो कि इन ब्यूरियल में कई बार स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, स्टोन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ये सब भी पाए गए हैं। अब चलिए आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये सब जो पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर सारे ब्यूरियल से मिले। ये एक लोहे का, घोड़े से रिलेटेड ये लोहे का कुछ इक्विपमेंट है। ये देखो, ये है डैगर जिसको खंजर कहते हैं। ये भी लोहे का बना, हालांकि रस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी है, इसका शेप है, अभी दिख रहा है आपको।
डैगर, ठीक है, डैगर मतलब खंजर। ये देखो, ये एक्स के पार्ट है, एक्स के जो कुल्हाड़ी होती है ना उसका ये जो लोहे वाला पार्ट होता है वो है। देखो ये इसका धार देखो, इसका भी धार ये देखो, है ना, ये दोनों एक्स के पार्ट है, एक्स, ये सब लोहे के हैं, मतलब उस समय लोहा प्रचलन में आ गया था, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। क्या इन लोगों में कुछ सोशल डिफरेंसेस था? उस समय के जो लोग ब्यूरी करते थे, ब्यूरियल जो पाए गए, उससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ कुछ सोशल डिफरेंस था। जैसे कि ब्रह्मगिरी एक जगह है, ब्रह्मगिरी, पहले आप मैप, ये देखो यहाँ पे ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी, ये देख लो मैप पे ब्रह्मगिरी। अब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो ये ब्रह्मगिरी है ना, यहाँ पे एक स्केलेटन मिला है जो कि ब्यूरी किया गया है विद 33 गोल्ड बीड्स। इसके साथ ये जो बॉडी है ना स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स के और भी पाए गए हैं, 2 स्टोन के बीड्स भी पाए गए हैं, 4 कॉपर बैंगल्स पाए गए हैं एंड एक कॉच सेल भी पाया गया है। तो एक बॉडी के साथ इतनी सारी चीजें पाई गई हैं और साथ में कुछ अदर स्केलेटन्स हैं इसी जगह पे, इसी पर्टिकुलर ब्रह्मगिरी में कुछ अदर स्केलेटन्स हैं ब्यूरियल्स में जहाँ पे बहुत कम चीजें पाई गई हैं। जैसे कुछ बर्तन पाए गए हैं, ठीक है, एक बर्तन रख दिया, बस यही है। इसका मतलब कि ये वाला जो ब्यूरियल होगा जहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके साथ दफनाई गई हैं, यानी कि ये हो सकता है बंदा रिच हो और ये वाला बंदा पुअर हो, या हो सकता है ये राजा का ब्यूरियल हो। तो इससे मतलब है कि सोसाइटी उस समय डाइवर्सिफाइड थी, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब भी होंगे, कुछ लोग राजा चीफ वगैरह की तरह के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं उसका एक तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ जगह ये भी देखा गया है कि पर्टिकुलर एक ही ब्यूरियल में कई सारी बॉडी हैं। क्या ये दर्शाता है कि कुछ ब्यूरियल्स जो हैं वो सर्टेन फैमिलीज की होती थी, उस पर्टिकुलर ब्यूरियल में पर्टिकुलर फैमिली के ही लोगों को दफनाया जाता था अलग अलग समय पे। मान लो एक बंदा कुछ समय पहले मरा तो उसको यहाँ दफना दिया, 50 साल पहले एक और मरा तो उसको भी इसी में ले जाकर दफना दिया, ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ, इसका है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि ऐसा होता होगा, बिकॉज कई सारे ब्यूरियल ऐसे हैं, कुछ ब्यूरियल ऐसे हैं जिनमें कई सारी बॉडी पाई गई है, मोर देन 1 स्केलेटन पाया गया है। हो सकता है कि बाद में जब बड़ा हो उसको बाद में डाला गया हो, और कैसे डाला गया होगा? तो उस पोर्ट होल के द्वारा, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो पिक्चर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। वो पिक्चर पे ले चलता हूँ मैं आपको। सी दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। ये वाला जो पोर्ट होल है यहाँ से डाला गया होगा बाद में उसको, ये देखो पोर्ट होल दिख रहा है ना, इसी को पोर्ट होल कहते हैं। यहाँ से बाद में उस बॉडी को डाल, पहले एक बॉडी डाल दी गई होगी, बाद में एक और कोई बंदा उसी फैमिली का मर गया तो उसको इस पोर्ट होल से यहाँ पे फिर से डाल दिया गया है ना। तो एक ब्यूरियल में कई सारी बॉडीज भी पाई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो याद करो, मैंने आपको मैप पे इनाम गांव दिखाया था, फिर से दिखा दूंगा, कोई नहीं। इनाम गांव में एक स्पेशल ब्यूरियल मिला है। ये जो जगह है इनाम गांव, ये रिवर घोड़ जो कि एक ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। भीमा नदी उस समय की नदी थी, भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है घोड़, उस समय की ये ट्रिब्यूटरी थी। वो उसके आसपास बसा हुआ इनाम गांव में एक स्पेशल ब्यूरियल पाया गया है, जो कि जिसका ड्यूरेशन माना जाता है 3600 से 2700 साल आज से पहले, आज से 3600 से 2700 साल पहले ये ब्यूरियल एज होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे एक एडल्ट को ब्यूरी किया गया है ग्राउंड में, और उसको सीधा ही ब्यूरी कर दिया गया है, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, उसकी बॉडी को स्ट्रेट ऐसे ही दफन कर दिया गया, ठीक है, स्ट्रेट। एक तो लेटा के करना, लेटा के लाई डाउन पोजीशन, बट इसको ना स्ट्रेट ही, इसकी बॉडी सीधा जैसे खड़ा होता है आदमी ना, वैसे ही दफन कर दिया गया। इसका हेड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया है, एंड इसको एक विद इन हाउस में, इसके हाउस में ही दफना दिया गया है। और यहाँ पे वेसल भी इसके साथ, मतलब कुछ बर्तन भी इसके साथ दफनाए गए। तो ये एक स्पेशल तरीके का ब्यूरियल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। देखिए ये वो जगह है इनाम गांव, ये वो जगह है इनाम गांव, ढोड़ नदी जो कि ट्रिब्यूटरी थी उस समय की भीमा नदी की, है ना, इनाम गांव। यहाँ पे ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, ये वही जगह है, मैप पे देख लो, है ना। देखो ये सब अर्ली विलेजेस है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये अर्ली विलेजेस का है ना, ये वाला सिंबल अर्ली विलेज का, ये पेलियोलिथिक साइड, न्यूलिथिक साइड, मेगालिथिक साइड, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक मैन को
इसी में ब्यूरी किया गया है, इसी जगह पे इनाम गांव में एक अलग ब्यूरियल में, इन्हें लार्ज ब्यूरियल, ठीक है, वो 4 लेग क्ले के अंदर इसको दफन किया गया है। इन्हें कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम हाउस, एक कोर्टयार्ड है 5 रूम वाला, उसके जो ये आंगन है, ठीक है, इसको आंगन में ही दफना दिया गया इस मैन को। इसमें 5 रूम है, ठीक है, ऐसे करके 5 रूम है, और इसका आंगन जो है इसमें एक पर्टिकुलर बंदे को दफनाया गया, मतलब रूम घर में भी दफनाने का प्रचलन था उस समय। इसको क्रॉस लेग पोजीशन में दफनाया गया, मतलब बिठा के देखो, एक को खड़े दफना दिया, एक को बिठा के दफनाया, क्रॉस लेग पोजीशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनाम गांव में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब बात करें कि स्केलेटन स्टडी से हमें क्या पता चलता है, क्यों इंटरेस्टेड थे हम लोग स्केलेटन स्टडी। स्केलेटन मतलब मानव कंकाल, ठीक है। तो देखो, ये तो बताता है, हालांकि ये नहीं बता पाता कि कौन सा हड्डी गर्ल का है, कौन सा हड्डी बॉय का है, ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। मैन और वुमेन का पता किया जा सकता है। तो कैसे पता किया जाता है? एक तरीका ये भी हो सकता है कि ज्वेलरी, जिस पर्टिकुलर ब्यूरियल में मान लो ज्वेलरी पाई गई, हो सकता है कि वो वुमेन का हो, वो पर्टिकुलर जो बॉडी है स्केलेटन है वुमेन का हो। लेकिन इसमें एक डाउट हो सकता है, कई बार आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे उस समय के, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वुमेन का था कि मेन का था। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बेटर वे बोन स्ट्रक्चर से, जैसे कि हिप या फिर जो पेल्विक रीजन होता है महिला का, अगर ये वाला पार्ट आप देखो पर्टिकुलर, अगर सपोज ये महिला है कैसे मैं ड्रॉ करूँ, मुझे नहीं आता। एनीवे, जो हिप और पेल्विक एरिया वाला जो रीजन है वो चौड़ा होता है महिलाओं का। चौड़ा इसलिए होता है ताकि वो वहां पे बच्चा कैरी कर सके। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जनरली चौड़ा होता है, उसका एक रीजन है, वहां पे बच्चा कैरी किया जाता है। तो जनरली भगवान ने ऐसा बनाया है कि वहां पे वो बच्चा कैरी कर सके। हिप और जो पेल्विक रीजन होता है जहाँ पे वो बच्चे को कैरी करके महिला 9 महीने तक अपने पेट में पालती है, वो रीजन इसलिए चौड़ा होता है। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि वो पेल्विक रीजन चौड़ा है, तो हो सकता है महिला का होगा, है ना। तो ये बेटर वे है। अब इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये भी जान लो कि आज से 2000 साल पहले, मतलब बिल्कुल 2000 साल पहले आज से, एक फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था चरक संहिता। आज भी ये फेमस है, चरक संहिता, ठीक है। और ये उस समय के फिजिशियन हुआ करते थे, ठीक है, उस समय भी डॉक्टर थे और ये फिजिशियन थे उस समय के। उन्होंने बेसिकली चरक संहिता में अपने इस बुक में लिखा है कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से मानव शरीर में 200 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 360। इसका मतलब इन्होंने टीथ, ज्वाइंट्स, कार्टिलेज सबको काउंट किया था। टीथ को भी हड्डी माना इन्होंने, ज्वाइंट को भी हड्डी माना, कार्टिलेज को भी हड्डी माना इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े। देखो, इनाम गांव में उस समय लोग रहते थे, इसका मतलब कि उनका कुछ तो ऑक्यूपेशन होगा, तो वो पता किया जाता है। उसको पता करने के लिए बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि सीड्स के रिमेन, सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सीजम, ये सब मिला है उस जगह पे, ये सब मिला है। बोन्स भी मिला है जो कि कई सारे एनिमल्स का है। मेनी टाइम्स इस पे कट बियरिंग भी है, बोन्स पे कट बियरिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको फूड की तरह यूज किया जाता है। आज के डेट में कोई बकरा खाता है तो बकरे को काट के ही खाता है ना, तो काट के खाने के बाद हड्डी फेंकता है तो कट पीसेस में वो बोन होगा। इसका मतलब उस समय भी कट करके लोग फूड की तरह यूज किया करते थे, ठीक है। कैटल, बुफेलो, गोट, शिप, डॉग, इन सब के बेसिकली हड्डियां मिली हैं। स्टीग, सांभर, ये सब के भी, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हारे, मैंगूज, इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, इनके भी या फिश के, इनके भी कंकाल मिले हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर इनाम गांव बहुत फेमस है, इनाम गांव याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो, इसके अलावा इन सब चीजों के अलावा फ्रूट्स के भी साक्ष्य मिले। बेर, आंवला, जामुन के अलावा डेट्स, वेराइटी ऑफ बेरीज, दे वुड हैव बीन कलेक्टेड। उस समय लोग इन सब चीजों को कलेक्ट करते होंगे, खाते होंगे इनको भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, अब हम आ गए हैं चैप्टर के समापन के आसपास। आ गए हैं, तो हमें थोड़ा सा जान लेना है कि एल्सवेयर उसी समय अराउंड 3500 ईयर्स अगो क्या हुआ करता था, उस समय क्या फेमस था। तो चाइना में आज से 3500 साल पहले फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग देखा गया। ये राइटिंग जो थी, ये देखो, ये राइटिंग है, ये एक हड्डी पे लिखी गई है।
These writings were on animal bones. ये जो राइटिंग दिख रही है ना, ये किसी पर्टिकुलर एनिमल के बोन का पे लिखा गया है। एंड दिस बोन इज कॉल्ड ओरेकल बोन। ओरेकल बोन से मेरा मतलब है ये कि फ्यूचर पता करने के लिए ये बोन किया जाता था, यूज इस पे लिखा जाता था। ये कैसे किया जाता था, मैं तरीका बताता हूँ। किंग्स जो हुआ करते थे उस समय के, राजा जो हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो लिखवा देते थे एनिमल के बोन्स पे। एनिमल के बोन्स पे पहले लिखवा दिया जाता था। वो लिखवा देते कि हम लोग बैटल जीतेंगे कि नहीं, क्या इस बार अच्छा हार्वेस्ट होगा कि नहीं, क्या मुझे बच्चा होगा कि नहीं, सन होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, ये लिखा जाता था इसमें। फिर इसको फायर में जलती आग में डाल दिया जाता। उसके बाद इस पे क्रैक आ जाता था। देखो यहाँ क्रैक आया, ये क्रैक आया, ठीक है, ये क्रैक आया, है ना, क्रैक आ गया इस पे। इसके बाद प्रीस्ट को बोला जाता था कि भाई तुम इसको, फॉर्चून टेलर जो होता था, फॉर्चून टेलर जो भविष्य बताता है, उसको बोला जाता था कि ठीक है, आप इस क्रैक को पढ़ो और प्रिडिक्ट करो कि ये फ्यूचर में क्या होगा, हमारे क्या होगा। मतलब इस बार जो सन लिखा मैंने, उस पे क्रैक होने हैं, कुछ एक तरीका होगा। वैसे वो पढ़ के बेसिकली बताता था कि हाँ ये होगा, आपको वो होगा। फॉर्चून टेलिंग का एक तरीका था, ठीक है। और इसी समय ये जो किंग हुआ करते थे, काफी धनवान हुआ करते थे, काफी पैसा हुआ करता था इनके पास। लेकिन चाइना में उस समय आयरन का यूज नहीं होता था। देखो भारत में यूज होने लगा था, लेकिन चाइना में उस समय आयरन का यूज नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि हमने आयरन, भारत ने आयरन चाइना से पहले यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है। एल्सवेयर मैंने आपको बताया, एल्सवेयर बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको ये पिक्चर सारी दिखा दी, है ना। चैप्टर का समापन यहीं पे होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भाई मोटिवेशन बढ़ाया करो मेरा भी, इन वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा। वो कोर्स जो कि आपको बहुत ही महंगा मिलता है, वो कोर्स मैं आपको बेसिकली फ्री करा दे रहा हूँ। वो कोर्स का दाम मार्केट में 1.5 लाख तक हो जाता है। वो कोर्स मैं आपको कंप्लीट फ्री में दे रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।